हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं आरती चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ हिंदी के 10 मिनट शो में। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है समास। हम समास को बहुत ही अच्छी तरीके से रैपिड रिवीजन करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई आज का टॉपिक हमारा क्या है, समास। तो समास की अगर हम परिभाषा की बात करें, भाई समास होता क्या है, समास होता क्या है, समास का अर्थ क्या है। तो अगर बात करें हम समास की परिभाषा की अगर बात करें, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जब एक नया सार्थक शब्द बनाया जाता है। सार्थक मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझो। सार्थक जिस शब्द का कोई अर्थ हो, ठीक है, जिस शब्द का कोई अर्थ हो। ऐसा ही नहीं कि भाई कोई खाली शब्द हो, ऐसा शब्द जिस शब्द का कोई अर्थ हो। भाई कोई अर्थ वाला शब्द यानी कि सार्थक शब्द, दो या दो शब्दों को मिलाकर कोई एक सार्थक शब्द बनाए, उसे हम समास बोलते हैं। अगर वैसे बोले समास का संक्षेप, ठीक है भाई, उदाहरण के बाद समझाए। राम प्लस लक्ष्मण तो राम लक्ष्मण, राजा का पुत्र तो राजपुत्र, ये दो शब्दों को मिलाकर बना है, यानी कि राजा का पुत्र तो राजपुत्र। आगे समझ में बात बिल्कुल कि समास क्या है, दो शब्दों को मेल से बनता है, दो शब्दों के मेल से एक सार्थक शब्द बने उसे हम समास कहते हैं। चले भाई आगे आगे चलते हैं। समास के कितने होते हैं, टोटल 6 प्रकार होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। पहले भेद की अगर हम बात करें तो पहला होता है अव्ययी भाव। अब यहाँ पर आपको अव्यय देखने को मिलेगा। अव्यय वो होता है, यहाँ पर समझेंगे कि अव्यय होता क्या है, जिसमें कोई विकार, जिसमें कोई भी विकार या परिवर्तन न हो। ठीक है भाई, ना तो कोई विकार हो और ना ही कोई परिवर्तन हो, यानी कि लिंग वचन काल और कारक के हिसाब से न बदले। ठीक है, अव्यय वो होते हैं जो लिंग वचन काल कारक के हिसाब से न बदले, कोई भी किसी भी प्रकार का उसमें परिवर्तन ना हो। जैसे कि नीचा, जैसे कि यथा, जैसे कि समीप। तो ये शब्द कुछ ऐसे होते हैं, जैसे कि यहाँ, जहाँ, तहाँ, ये सब ऐसे ही होते हैं कि जो भी अगर कुछ भी हो, लिंग वचन काल कारक कुछ भी आ जाए, जहाँ जहाँ ही रहेगा, यहाँ यहाँ ही रहेगा, यथा यथा ही रहेगा। ठीक है, तो नहीं परिवर्तन होता। समझ में आ गया। तो पहला है अव्ययी भाव समास। पहला पद इसमें अव्यय देखने को मिलेगा। मैंने बताया पहला पद ऐसा देखने को मिलेगा जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। अर्थ के समान, के लिए, के अनुसार, मतलब अगर भी कुछ भी अगर शब्द है तो उसमें आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि के समान, के अनुसार या के लिए, इस तरीके से देखने को मिलेगा। उदाहरण में उपयुक्त, ऊपर के अनुसार। ठीक है भाई, यथाशक्ति तो यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। अभी हमने बताया कि ऐसा देखने को मिलेगा आपके इनके उदाहरण में, यानी कि अव्ययी भाव के उदाहरण में आपको देखने को मिलेगा के अनुसार, के लिए या हमारा के समान। इस तरीके से जो शब्द होंगे उनको अगर हम खोल कर देखेंगे तो आपको इस तरीके से मिलेगा। अगर बात करें पहला पद इसमें अव्यय होता है, ये क्या है, ट्रिक है। ये क्या है, इसकी ट्रिक है कि पहला पद इसमें अव्यय होता है, जैसे कि यथाशक्ति तो शक्ति के अनुसार। चले भाई, अब दूसरे पद की बात करते हैं। तो दूसरा जो हमारा भेद होता है वो होता है द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास के बारे में समझते हैं। जब दोनों शब्द समान महत्व के हो, ठीक है, अर्थ इसमें आता है और का बोध होता है। मतलब कि जो दोनों पद होंगे ना, इसमें पहला पद होगा और दूसरा भी पद होगा, तो दोनों पद ही यहाँ पर क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। अब प्रधान समझो, जैसे कि माता और यहाँ पर पिता। तो भाई माता पिता दोनों प्रधान है। अगर हम ये हटाएं तो यहाँ पर हम और का प्रयोग कर सकते हैं, माता और पिता। अगर यहाँ पर बात करें भाई और बहन, तो भाई और बहन दोनों पद प्रधान है। यहाँ पर ये हटाएंगे तो यहाँ पर हमारा और लग जाएगा। जिस समास के भेद में आपको और दिखे, या आपको ये साइन दिखे, या दिखे कि दोनों ही पद प्रधान है, वहां पर आपको द्वंद्व समास लगाना है। जैसे कि राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। जैसे कि राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, तो यहाँ पर और भी लगाया जा सकता है, या आपको ये स्लैश भी दिखा मिल जाएगा, तो द्वंद्व समास कहलाता है। समझ में आ गया। जहां दोनों पद प्रधान हो, जहां पहला पद अव्यय हो, तो वहां पर क्या आ जाएगा, अव्ययी भाव। और जहां पर दोनों पद प्रधान हो या और बीच में दिखाई दे आपको, तो वो होता है हमारा द्वंद्व समास। चलते हैं भाई नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, द्विगु समास। अब द्विगु समास बहुत ही आसान है याद करने के लिए। द्विगु समास हमारा तीसरा भेद होता है। इसमें पहला शब्द संख्यावाची होगा, यानी कि पहला जो पद होगा, पहला पद आपको संख्यावाची देखने को मिलेगा। जैसे कि षटकोण, ठीक है, त्रिलोक,
ऐसे ऐसे जो शब्द होंगे वो भी, जो भी आपको 3 संख्या दे, 5 दिखे, जहां पर भी आपको कोई संख्या का बोध हो वहां पर आपको द्विगु समास लगाना है। जैसे कि उदाहरण में त्रिलोक, तो 3 लोक आ गई, जैसे कि द्वारिका, 2 आर्या। तो इस तरीके से जो भी शब्द आपको दिखे जहां पर पहला जो पद हो वो संख्यावाची हो तो वो आपको द्विगु समास लगाना है। उदाहरण संख्या वाले शब्द सबसे पहले आएंगे। ये क्या है, यहाँ पर इसकी ट्रिक हो जाती है, ठीक है, ट्रिक हो जाती है। चले भाई नेक्स्ट पे, नेक्स्ट होता है हमारा तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास के बारे में समझेंगे। इसमें दूसरा शब्द प्रधान होता है। चलो भाई, दूसरा पद प्रधान होता है। सबसे बड़ी बात, इसमें सारी कारक की विभक्ति आती है। जहां पर भी आपको, ठीक है, जहां पर भी आपको दिखे का के री संबंध दर्शाया गया हो, से दर्शाया गया हो, जितनी भी कारक की विभक्ति होती है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, अपदान के लिए संप्रदान से अलग, ये जितनी भी है आपको विभक्ति दिखे, कारक से संबंधित दिखे, वहां पर आपको तत्पुरुष समास लगाना है। जैसे कि अर्थ का, के, की, पर इत्यादि, इस तरीके से। उदाहरण, राजा का पुत्र यानी कि राजपुत्र, तो का यानी कि संबंध दर्शाया गया है, तो संबंध किसमें, कारक की विभक्ति में, ठीक है। पुस्तकालय, पुस्तक का आलय, तो कहां पर है, संबंध कारक हो गया। यहाँ पर जहां भी आपको कारक की विभक्ति दिखेगी वहां पर आपको तत्पुरुष समास लगाना है। जैसे कि का, की के जोड़कर अर्थ बनाया जाता है। मतलब ट्रिक इसकी ये होगी, जहां पर भी आपको का, की के दिखे कि राजा का पुत्र राजपुत्र, पुस्तकालय यानी कि पुस्तकालय, इस तरीके से। समझ में आ रही है आपको बातें? चले भाई आगे आगे समझते हैं कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास जो होगा, चले भाई, तो ये तत्पुरुष का ही उपभेद है। इसमें विशेषण और विशेष्य साथ आते हैं। मतलब इसमें क्या होगा, जो पहला पद होगा, यहाँ पर समझेंगे, पहला जो पद होगा इसमें क्या होगा, विशेषण होगा। यानी कि विशेषण क्या होता है, जब विशेष्य की विशेषता बताए, जो विशेष्य की विशेषता बताई। और विशेष्य यहाँ पर कौन कौन से हो जाते हैं, संज्ञा और सर्वनाम। सर्वनाम यहाँ पर क्या है, ये दोनों विशेष्य है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द ही तो विशेषण कहलाता है। पहले हमने रैपिड रिवीजन में पढ़ा है। और विशेष्य संज्ञा और सर्वनाम को ही बोलते हैं। समझ में आ गई इतनी बात? तो यहाँ पर पहला पद आपको क्या है, विशेषण देखने को मिलेगा। उदाहरण में अगर बात करें नील कमल, तो कमल कैसा है, नीला है, नीला कमल है। राज ऋषि, तो राजा रूपी ऋषि, ऋषि किस तरीके से है, राजा की तरीके से, ठीक है, राजा रूपी ऋषि। तो ये क्या है, विशेषता, यानी कि विशेषण। पहला हमारा जो शब्द है वो विशेषण हमें देखने को मिल रहा है। ट्रिक क्या है, यहाँ पर पहला पद क्या है, आपको विशेषण देखने को मिलेगा। आ गई समझ में बात? बहुत बढ़िया तरीके से आप समझ चुके होंगे। चले भाई नेक्स्ट है हमारा सबसे लास्ट, बहुवीरी समास। अब बहुवीरी समास को समझते हैं। दोनों पद में से, ठीक है, दोनों पद में से कोई भी प्रधान नहीं होगा, कोई भी प्रधान नहीं होगा। अब नहीं होगा तो मैम कौन होगा, कोई अन्य को दर्शाता है, ठीक है। कोई वो शब्द, जो शब्द दिया गया होगा, जो शब्द दिया होगा, जो शब्द दिया गया होगा ना, वो किसी अन्य को बताएगा। दिया गया होगा वो अन्य को दर्शाएगा। शब्द को दर्शाता है। अब देखें, चले भाई, दर्शाता है। उदाहरण, चतुरानन। अब चार मुख वाला, तो चार मुख वाला कौन होते हैं, ब्रह्मा जी। पितामह, पिता के समान ब्रह्मा। समझ में आ रही है, को तीसरे को दर्शाए, ठीक है, अर्थ जो है वो तीसरे पर जाता है। ये क्या होगी, ट्रिक होगी। यानी कि जो आपको शब्द दिया हो गया होगा उसमें कोई भी आपको क्या है, अर्थ नहीं दिखेगा, कोई अन्य चीजों को दर्शाएगा, ठीक है ना। पहला पद हमारा प्रधान होगा ना, दूसरा पद प्रधान होगा, कोई अन्य पद प्रधान होगा, ठीक है। तो इस तरीके से, जैसे कि पितामह आपको दिखाया गया है, तो भाई जैसे कि चतुरानन, तो चार मुख वाले कौन होते हैं, ब्रह्मा जी होते हैं। इस तरीके से समझ में आ गई होगी। तो भाई आज का सेशन, एक आपको लास्ट में एक ट्रिक भी दी गई है। देखिए यहाँ पर, संख्या और का नीला तीसरा अव्यय, ये क्या है, एक ट्रिक है, ठीक है। एक बार अच्छे से पढ़ना इसको। संख्या और का नीला तीसरा अव्यय, संख्या द्विगु समास में आएगी और द्वंद्व समास में लगेगा, का के की तत्पुरुष समास में लगेगा, नीला कमल तो कर्मधारय यानी कि विशेषण लगेगा। तीसरे पर अर्थ आता है बहुवीरी पर, तीसरे पर ही तो अर्थ आता है किसी अन्य पर। और अव्यय शब्द किस में आते हैं, अव्यय भाव में आते हैं। तो ये आपके लिए ट्रिक है, ठीक है।
ठीक है। और भाई आपको सेशन कैसा लगा जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को सेशन अटेंड करने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़े।